हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेविटेशन की इस नई वीडियो में। ग्रेविटेशन के पहले वीडियो में हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केपलर्स का नियम बताया था। उसमें हमने केपलर्स के दृष्टिकोण को देखा था कि केपलर्स ने ग्रेविटेशन को किस दृष्टिकोण से देखा था, उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताया। तो हमने उसमें बखूबी आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं कि केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। दूसरी नियम हमने बताई थी आपको लॉ ऑफ एरिया, जिसमें हमने आपको बताया था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, साथ साथ वो सेंट्रल फोर्स में मूव करते हैं, सेंट्रल फोर्स के अंडर। तीसरी चीज़ हमने बताई थी आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। और जो तीसरा नियम था वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में हमने देखा था कि एक फार्मूला था T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, इस पे न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो हमने केपलर्स के दृष्टिकोण को देख लिया। अब इस टॉपिक में हम ग्रेविटेशन के न्यूटन्स के ग्रेविटेशन को देखेंगे कि न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताया हमें, न्यूटन का क्या दृष्टिकोण था, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या सोचा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं, न्यूटन्स के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन्स ने बताया कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। न्यूटन्स ने क्या बताया कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। एक जैसे सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पृथ्वी सूर्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह से मून को पृथ्वी अपनी तरफ कर रही है अट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। गाड़ी दूसरी गाड़ी को अट्रैक्ट कर रही है, हर एक वस्तु अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। आगे, विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उन्होंने क्या बताया, प्रोपोर्शनल। और वो जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट, दोनों वस्तु के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस डिस्टेंस की, मतलब उन दो वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी है, वो डिस्टेंस क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि वो दूरी बढ़ेगी तो वो फोर्स कम होगा, ठीक है। एंड द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। और वो फोर्स जो है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी उन्होंने बताया कि वो जो लाइन ज्वाइन करेगी पृथ्वी को सूर्य से, जो एक लाइन ज्वाइन कर रही है स्ट्रेट लाइन, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, हम आशा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको फार्मूला भी दिखाते हैं, फार्मूले से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, F इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R²। GM अपॉन R²। ये मास है, ये मास है। ये दो पार्टिकल, जो दो पार्टिकल एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, उनका मास है। और ये R उनके बीच की दूरी है, तो आपको समझ में आ गया। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। मतलब ये प्रोडक्ट यदि इनका बढ़ेगा, यदि दो वस्तुओं का मास यदि हम बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, बढ़ता जाएगा। और यदि ये डिस्टेंस को हम यदि बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। इसका यही मतलब है। यहाँ पे ये जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, F यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यहाँ पे G जो है कि G यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये एक स्थिरांक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है हर जगह। ये यूनिवर्स दिया, यूनिवर्सल मतलब क्या, यूनिवर्स में हर जगह, पृथ्वी पे भी, मून पे भी, चंद्रमा पे भी, जुपिटर पे भी, सैटर्न पे, शनि पे, यूरेनस पे, बृहस्पति पे, प्लूटो पे, मैक हाउमिया, सीरीज सब चीज़ों पे कांस्टेंट रहने वाली है। कहीं पे भी इसकी वैल्यू बढ़ने वाली या घटने वाली नहीं है।
हमने आपको पहले भी बताया था कि फ़िज़िक्स को किस अंदाज में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको उसके फार्मूला को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, और दूसरी चीज़ उस फार्मूले के बारे में काफ़ी अंदर तक जाके हमको देखना है कि वो फार्मूला क्या कहना चाहता है हमसे, ठीक है। और एक चीज़ हमने बताना भूल गया, ये माइनस साइन क्यों लगाया दोस्तों, ये माइनस साइन क्यों लगाया, ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे ये एक बॉडी है, यहाँ पे ये एक बॉडी है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए सन है। तो ये सन जो है दोस्तों, ये इस बॉडी को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, और ये पृथ्वी जो है ये इस सूर्य को अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। हम ये एक बात दोस्तों याद रखना, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा, रिपल्सिव नहीं, इसको ढकेलेगा नहीं, इसको कभी भी इस डायरेक्शन में ढकेलेगा नहीं, हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, हमेशा जो है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। यही चीज़ है, इसलिए ये निगेटिव साइन लगी है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे हम देख रहे हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन आ चुका था, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन इस पे आ चुका था। वो क्वेश्चन था दोस्तों कि यदि दो पार्टिकल पृथ्वी पे रखे हुए हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है, यदि उन्हीं दोनों पार्टिकल्स को पानी में रख दें हम, तो क्या उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा, या कम हो जाएगा, या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका उत्तर था दोस्तों उतना ही फोर्स रहेगा, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मीडियम पे इंडिपेंडेंट है। मीडियम पे वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो कहाँ रखे हैं इस पे नहीं, मतलब मीडियम मतलब वो पानी है, वो सॉलिड है, मतलब लिक्विड सॉलिड गैस, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम। ये जैसे पृथ्वी है, ये सन है, तो इसके बीच में ये जो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों को जो भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है, उसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स एक्ट करने वाला है, ठीक है। और ये फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर आपने न्यूटन्स का तीसरा नियम पढ़ा था, उसमें क्या था, एक्शन रिएक्शन लॉ था वो। तो उसमें क्या था कि दोस्तों ये फोर्स, ये जो बॉडी है इस पे इस तरह से फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और ये जो है इस पे इस तरह से फोर्स लगा रही है। तो ये क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन हुआ। तो ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो हुआ, ये इसी को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसकी आप ये 4 पॉइंट एकदम अच्छे से याद रखें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम माइंड में सेट करनी होंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम ग्रेविटेशनल लॉ का जो वेक्टर फॉर्म देखते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ का वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। पहले सबसे पहले ग्रेविटेशनल लॉ का वेक्टर फॉर्म हम क्यों पढ़ते हैं, तो जैसे ये एक बॉडी हो गई, देखिए दोस्तों ये एक बॉडी हो गई, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई। अब हमसे पूछ देगा कि ये बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, और ये बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रही है। तो हम जो है ग्रेविटी वेक्टर फॉर्म से इस सम को निकालेंगे। डायरेक्ट हम उस वाले फार्मूला जो आपको ऊपर हमने बताया उससे नहीं निकाल पाएंगे। हमको क्या है कि वेक्टर फॉर्म का यूज करना होगा, ठीक है। तो आइए हम वेक्टर फॉर्म को देखते हैं। तो दोस्तों हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म को हम ग्रेविटेशनल लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखते ये F हो गया, ये बराबर G हो गया, ये M, ये स्मॉल m, और ये अपॉन R क्यूब हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे R एक और बढ़ा रहे हैं, और ये वेक्टर R हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये F बराबर क्या हो जाएगा, G M अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये R कैप हो जाएगा। R कैप क्या होता है, ये वेक्टर R अपॉन R होता है, ये होता है R कैप का फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। F बराबर, ये F का डायरेक्शन है, ये R कैप का है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये जो फोर्स, ये दोस्तों ये फोर्स हो गया, और ये R कैप हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और एक चीज़, हम जब इस फार्मूले से वेक्टर फॉर्म के फार्मूले जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा दोस्तों कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, ठीक है। ये क्या, ये एक्शन एंड रिएक्शन को शो कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ये बॉडी
इस पे जितना फोर्स लगा रही है, ठीक है, ये बॉडी इस पे जितना फोर्स लगा रही है वही बॉडी इस पे भी इतना ही फोर्स लगा रही है। दोनों बराबर बराबर बल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए इसका डायरेक्शन इस दिशा में है और इसका डायरेक्शन इस दिशा में है, तो दोनों का जो दिशा है वो उल्टा है, लेकिन दोनों का बल जो है वो बराबर है। मास भी इस पर डिपेंडेंट नहीं कि नहीं ये छोटा है तो ये कम बल लगाएगा इस पर, और ये बड़ा है तो इस पर ये ज़्यादा बल लगाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगा रहे हैं, बस उनका दिशा अलग है, इसलिए हम इसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है, फॉलो करता है। अब आगे हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला टॉपिक हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल जी ये लिखा है आपको, कैपिटल जी दोस्तों, F बराबर G/m/r², ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसके बारे में आप कंप्लीट जान जाइए। हमने अभी आपको ऊपर कैपिटल F के बारे में एकदम कंप्लीट जानकारी दी कि कैपिटल F कहाँ कहाँ पे डिपेंड करता है, कहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब हम कैपिटल जी के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg², ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। डायमेंशन जी का क्या होता है, डायमेंशन हमने आपको निकालना बताया था, आप निकालना ज़रूर इसको, डायमेंशन आप ज़रूर निकालिएगा। और जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसके पास केवल उसका मान मतलब मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। जैसे फोर्स के पास उसकी दिशा होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, लेकिन जी के पास कोई भी दिशा नहीं। दिशा का मतलब दोस्तों, यदि वह आगे बढ़ने के साथ टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन ये तो हर जगह कांस्टेंट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसका केवल मैग्नीट्यूड है। और अगली चीज़ है दोस्तों, वैल्यू जो है जी की वो सेम फॉर ऑल बॉडी, पेयर ऑफ बॉडी इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम, हर जगह पे वो कांस्टेंट होगी वैल्यू जी की, ठीक है। तो ये जो हमने चार चीज़ें आपको बताई कि जी की वैल्यू इतनी होती है, जी का डायमेंशन ये है, जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जी हर जगह पे सेम होती है। ये चार चीज़ आप याद रखिए। आपसे हम बता दें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको या तो डायमेंशन से उठाएगा या आपको स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी होती है, इन दो से आपको क्वेश्चन ज़रूर उठा सकता है वो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, आप इसको माइंड में एकदम फिट कर लें, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।